वक्त पर लगा कर उड़ता हुआ जा रहा था, गुजरता हुआ हर दिन जिंदगी की किताब से किसी बोसीदा वरक की तरफ फटता जा रहा था। हर गुजरता लम्हा अपने साथ कुछ बहा कर ले गया था, तो वहीं अपने साथ बहुत सी यादें भी बना गया था। कल हवेली में हाद बलूच के वलीमे की तकरीब रखी गई थी। जिस तरह से हाद बलूच और हादिया की शादी हुई थी, फलक बलूच की मौत के बाद सब बिखर गया था। फिर हाद पढ़ाई के दौरान इसके रूममेट बासित के केस के सिलसिले में वहीं रुका रहा। बासित जिससे मोहब्बत करता था, जब वो अपने घर गई तो उसके वालिदैन ने ज़बरदस्ती उस लड़की की शादी करनी चाही। उस लड़की ने ऐन निकाह से कबल नींद की गोलियों की अव्वल डोज लेकर अपनी जान दे दी। बासित को जब यह खबर मिली तो उसने भी उसके बिना रहने की बजाय बिना सोचे समझे हराम मौत को गले लगाने को तरजीह दी। सारा केस खुलकर सामने आ गया तो हाद बलूच भी आज़ाद हो गया था। वो हवेली आने जाने लगा था अपनी पढ़ाई के दौरान। हवेली में 2 जुड़वा नन्ही परियों की आमद हुई तो वीरान हवेली में इनकी किलकारियों से रौनक लग गई। जरिश बलूच फूले नहीं समा रही थीं। हाद बलूच अपनी परियों के साथ हादिया को हस्पताल से हवेली ला चुका था। उन्हें नन्ही परियों की आमद पे जरिश बलूच ने एक छोटी सी तकरीब रखी थी। आतिश बलूच और सस्सी को पता चला तो इनकी भी खुशी की कोई इंतहा न रही। आतिश हवेली में जाकर हाद को मुबारकबाद देना चाहता था। तभी जरिश बलूच ने तकरीब पे उसे हवेली आने के लिए कहा। आतिश बलूच ने अभी तक अपनी शादी के बारे में किसी को आगाह नहीं किया था। इस बार वो हवेली जाकर सबको अपनी और सस्सी की शादी के बारे में बताने का फैसला कर चुका था। वो साइट पे था, वहाँ से रेस ड्राइविंग करके ऑफिस पहुँचा था और सीधा अपने कैबिन में गया, जहाँ अहद पहले से ही फाइल्स का ढेर लेकर बैठा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने चौंक कर देखा। आतिश को देखकर अहद उठकर उसके पास आ गया। शुक्र है यार तुम आ गए। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने एक भी पिक नहीं की। हाँ यार मैं कॉल सुन नहीं सका। तुम बताओ कौन सी फ़ाइल नहीं मिल रही? उसने सवालिया नज़रों से अहद की तरफ देखा। यार वो कॉन्ट्रैक्ट फ़ाइल नहीं मिल रही जो दुबी वाले डेलीगेशन के साथ 2 दिन पहले हुआ है, जिस पर तुम्हारे साइन चाहिए थे। वो फ़ाइल मुझे लगता है मैंने तुम्हें दी थी। अहद ने उसकी तरफ देखते हुए तशवीश से कहा। आतिश बलूच को भी फ़ौरन याद आया कि वो फ़ाइल अहद ने उसको पकड़ाई थी। उसने वो फ़ाइल कहाँ रखी थी ये उसको नहीं याद आ रहा था। हाँ यार वो फ़ाइल तुमने मुझे दी थी, वो मैंने घर में ही रखी थी। शायद मैं लेकर आता हूँ, वो परेशानी से बोला और याद करने की कोशिश करने लगा कि उसने फ़ाइल कहाँ रखी थी। पहली बार उसने इस तरह की लापरवाही की थी। आतिश इस पर तुम्हारे साइन भी नहीं थे। तुमने कहा था कि मैं घर जाकर कर दूंगा। आज हमने इसकी कापी मिस्टर अल्ताफ़ को देनी थी। अहद ने इधर उधर परेशानी से चक्कर लगाते हुए कहा। तुम टेंशन न लो, मैं घर जाकर देखता हूँ। उसने अहद को तसल्ली दी और ऑफिस से बाहर आ गया। परेशानी तो उसको भी बहुत थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं की थी। ये इनके लिए काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था और एक चैलेंज भी, लेकिन अगर इनको वो फ़ाइल न मिली तो यकीनन ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल जाना था। वो चाहत के साथ लाउंज में बैठी थी जब बाहर आतिश की गाड़ी के हारन की आवाज़ आई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि कौन आया होगा। उसने आतिश को तेज़ी से अंदर आते हुए देखा, जो इधर उधर देखे बगैर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। चाहत और सस्सी ने हैरांगी से एक दूसरे को देखा। अरे ये आतिश बरो को क्या हुआ, इतनी जल्दी में आए हैं और परेशान भी लग रहे थे। उन्होंने परेशानी से उसको कहा, शायद कुछ चाहिए होगा। उसने शाने उचका कर बताया, सस्सी सस्सी। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि आतिश की आवाज़ इनको नीचे लाइवेंज में सुनाई दी। हो आज बरो इतने गुस्से में क्यों है? मैंने पहले तो इसको इतने गुस्से में नहीं देखा। सस्सी तुम जाकर देखो तो सही। जुबैदा जो पास बैठी मटर छील रही थीं, उन्होंने सस्सी को ऊपर जाने को कहा और ख़ुद भी तफक्कुर से खड़ी हो गईं। मैं देखती हूँ, आप दोनों इसे संभालें। उसने चाहत और जुबैदा को बैठने का कहा और उठकर सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो भी परेशान हो गई थी। उसने भी आतिश बलूच की आज ही इतनी ऊंची आवाज़ सुनी थी। सस्सी, रोम की सफाई किसने की है? यहाँ मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ाइल रखी थी जो अब नहीं मिल रही। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो उसके कानों में आतिश बलूच की झुंझलाहट से बहरी आवाज़ आई। जब उसने कमरे का डोर आहिस्ता से खोलकर अंदर देखा तो ठिठक गई। चीज़ें इधर उधर हो चुकी थीं। बेड की साइड वाले ड्रावर खुले थे, ड्रेसिंग के ड्रा भी खुले थे। कमरे का हशर नशर हो चुका था
और आतिश वार्डरोब में घुसा फाइल ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सस्सी तेजी से अंदर आ गई। आतिश ने उसके आने का कोई नोटिस नहीं लिया और अपने काम में लगा रहा। वो चलती हुई उसके पास जाकर खड़ी हो गई। कौन सी फाइल ढूंढ रहे हैं आप? और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है? आतिश बलूच ने अपने करीब सस्सी की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखा। मैं वो फाइल ढूंढ रहा हूँ जो 2 दिन पहले मैं लेकर आया था, जिस रात में मीटिंग से लेट आया था। बलियो कलर की फाइल थी, उसने कहा और फिर से वार्डरोब देखने लग गया। बलियो फाइल? उसने ज़ेरे लब दोहराया। हम बलियो मतलब नीली। फाइल रूम की डिस्टिंग किसने की है सस्सी? आतिश ने वार्डरोब को बंद किया और उसकी तरफ मुड़ा। मेरे अलावा हमारे कमरे में और कौन आएगा? वो नीली फाइल तो मैंने रखी है, वो टेबल के पास गिरी हुई थी। मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने उठा कर रख दी। उसने हाथों को मसलते हुए बहुत आहिस्ता से उसको बताया, क्योंकि वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। आतिश ने सस्सी की तरफ देखा। तुमने रखी है फाइल सस्सी? उसने हैरानगी से पूछा। उसने नॉर्मल लब और लहजे में पूछा। जी, सस्सी ने सर झुकाए हुए कहा। आपने ऐसे ही वो फाइल फेंकी हुई थी? मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने उठाकर आपकी किताबों वाले रूम के खाने में जाकर रख दी। उसने वजाहत दी। आतिश बलूच चलता हुआ उसके पास आ गया। शुक्र है तुमने इस स्टडी रूम में रख दी, कूड़ा समझ के कहीं और नहीं फेंक दी। उसने सस्सी की तरफ शरारत से देखते हुए कहा। उफ, मैं इतनी पागल भी नहीं कि आपके काम की चीज़ आपसे बिना पूछे फेंक दूंगी कहीं और जाकर। उसने बुरा मनाते हुए कहा और बाहर जाने के लिए मुड़ी। अब किधर जा रही हो तुम? उसने सस्सी को बाहर जाते देखकर पूछा। फाइल लेने जा रही हूँ। और हाँ, एक बात कहनी है आपसे। अगर आप गुस्सा करने की बजाय सब्र से पूछ लेते तो अब रूम की ये हालत ना होती। सब्र भी किसी चीज़ का नाम है। उसने मुना बसूर कर तीखे लहजे में कमरे की अबतर हालत की तरफ इशारा करके कहा और कमरे से बाहर निकल गई। आतिश बलूच के लबों पे मुस्कुराहट बिखरी, उसके बीवी की तरह डांटने वाले अंदाज पे। कुछ देर बाद सस्सी ने उसको फाइल लाकर दी। सूरी शहजादी। बस कुछ टेंशन में था। उसने गहरी सांस खींचकर कहा, आज तैयार हो जाना, हमें हवेली के लिए निकलना है। उसने सादा अंदाज में कहते हुए गवया सस्सी के सर पे धमाका किया। क्या? वो फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगी। ये क्या कह रहे हैं आप? माँ, मैं कैसे वहाँ? वो बमुश्किल लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। सस्सी, हमारी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है। बहुत छुपा चुका हूँ मैं अपने घर वालों से इतनी बड़ी बात। मैं मज़ीद उन्हें धोखे में नहीं रख सकता। मैं सिर्फ तुम्हारे नॉर्मल होने के इंतज़ार में था ताकि तुम सबको फेस कर सको। वो इसके शानों पे अपने दोनों बाहरी हाथों से हल्का सा वज़न डालकर उसे अपने साथ का एहसास दिला रहा था। और परेशान इसीलिए हूँ कि न जाने मासा का क्या रिएक्शन हो। मतलब वो तुम्हें बहू के रूप में कबूल करेंगी भी या नहीं, मुझे इसी बात का डर है। सस्सी, जो वापस गायों इसी जगह जाने का सुनकर हवास बाख्ता हो गई थी जहाँ उसने अपना सब कुछ खो दिया था। जरिश बलूच के रद्द अमल के बारे में सोचकर मज़ीद परेशान हो गई और खाली खाली नज़रों से उसे देखने लगी। माँ, मुझे वहाँ नहीं जाना। शहजादे, मेरी इस नाफरमानी, इस गुस्ताखी के लिए मुआफ़ी चाहती हूँ। आँखों के किनारे भीगने लगे। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर इसके रुखसारों को भिगोने लगे। सस्सी, आप मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन हिस्सा है। आपको मुझ पे यकीन नहीं? मेरे होते हुए कोई आपको चुहोना तो दूर, आप पे बुरी नज़र भी नहीं डाल सकता। आप पे उठने वाली बुरी नज़र की बसारत छीन लूँगा। वो अटल अंदाज में कहते हुए इसके आंसू अपनी पौरों पे चुनने लगा। मेरे साथ रहते हुए अब तक तो आपको बाएतिमाद हो जाना चाहिए था। वो उसे अपने शाने से लगाते हुए इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। मुझे फिर भी डर लग रहा है वहाँ जाने से। वो अभी तक घबराई हुई थी। वहाँ जाने का सोच कर ही अगर बात माँ से डरने की है तो मुझे उम्मीद है वो ज़रूर तुम्हें अपनी बहू के रूप में अपनाएंगी। आतिश बलूच ने इसकी हिम्मत बंधाई। अपनी और मेरी पैकिंग कर लेना, मुबारकबाद देकर 1-2 दिन रहकर वापस आ जाएंगे। मुझे ऑफिस का भी काम करना है, ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रुकेंगे। वापसी पे न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए गिफ्ट्स भी लेता आऊँगा। तुम बस तैयार रहना। जी ठीक है, मगर अम्मा और चाहत? उसने जुबेदा और चाहत के बारे में पूछा। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर चौंकते हुए वो दोनों बाहर की तरफ आए और मेरा लिटिल मास्टर। आतिश बलूच ने बराक को गोद में उठाकर
चटाचट इसके फूले फूले सुर्ख व सफ़ेद गालों को चूम डाला। भाई इसे भेजें, मेरी तरफ अभी सीधा करती हूँ। इसे चाहत, जो किचन में इसके लिए दूध गर्म करने गई थी, फर्श पे वाज गिरा हुआ देखा जिसकी किरचियाँ फैले हुई थीं। तोड़ दिया ना, इसने फिर से कुछ इस नवाब का रौज़ का काम है, कुछ ना कुछ तोड़ना, वो बराक को घूरते हुए बोली, जबकि वो आतिश बलूच की स्पोर्ट मिलते ही अपनी माँ के गुस्से को खातिर में लाए बिना आतिश के साथ लिपटा रहा। जैसे कुछ देर पहले आतिश ने चूमा था, दोनों की आपस में खूब बनती थी। ऑफिस से आते ही आतिश बलूच भी ज़्यादा वक़्त बराक के साथ गुजारता था। इसकी शरारतें देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता था। एक तो इसने कसम खाई हुई है, शॉज तो पहनने ही नहीं, नया नया चलना सीख रहा है। हाथ पांव इसके ज़रूरत से ज़्यादा चलने लगे हैं। कभी चीज़ों को पकड़ कर चलता है तो कभी हाथ मारकर सब गिरा देता है। अगर कुछ पाँव में लग जाए तो तौबा है, रो रो कर सारा घर सर पे उठा लेता है। सच कहूँ तो आपने इसे बिगाड़ दिया है, लाएं दें, इसे तो मैं सीधा करती हूँ अभी, वो आतिश से कहती हुई बराक की तरफ गुस्से से बढ़ी। बस भाभी मेरे लिटिल मास्टर से दूर रहिएगा। लाइए इसका दूध मुझे दें, मैं इसे पिलाता हूँ, कोई दुश्मन मेरे लिटिल मास्टर के पास फड़कना भी नहीं चाहिए। वो मुस्करा कर बोला, क्योंकि बराक चाहत को जारहाना तीवरों से अपनी तरफ बढ़ता देख आतिश बलूच के सीने में मुना छुपा चुका था। मामा बराक अभी बोलना सीख रहा था। जी मेरी जान, आतिश ने इसके गाल को प्यार से चूहोकर पूछा। वो चाहत को मम्मा की बजाय माँ कहता था। अभी दूसरा कोई लफ्ज़ नहीं बोलता था। तभी आतिश को भी माँ ही कहकर मुखातब करता था। मेरे लिटिल मास्टर को चॉकलेट खानी है। चॉकलेट सुनते ही बराक के चेहरे पे हंसी आई। आपने तो ऑफिस वापस जाना था, फाइल लेकर सस्सी ने इसे याद दिलाया। और शिट, इसने याद आते ही कहा, सस्सी ये पकड़ो बराक को, अभी भाभी गुस्से में हैं। ये ना हो हमारे लिटिल मास्टर इनके गुस्से का शिकार बन जाएं। आतिश ने मुस्करा कर कहा तो चाहत जो गुस्से में खड़ी थी वो भी मुस्कराने लगी। आपके लिए मैं वापसी पे चॉकलेट लाऊंगा। इतनी ज़्यादा उसने दोनों बाजू खोलकर प्यार से कहा तो बराक के मासूम चेहरे की चमक में इजाफा हुआ। वो इसके गाल पे बूसा देते हुए फाइल लिए बाहर निकल गया। बराक आओ माँ पास। चाहत ने दूध एक तरफ रख कर दोनों हाथ फैलाए इसे सस्सी की गोद से पकड़ने के लिए, मगर वो सस्सी के शाने से चिपका रहा। सस्सी भी बराक की शरारत पे हंसने लगी। ठीक है, अब रहो खाला के पास ही, अब मेरे पीछे आए ना तो बताऊंगी, वो नाराज़गी से कहते हुए जाने लगी। तभी पलटी और हाँ और कीटो है ना, इसे अपना बीबी बनाऊंगी, इसी के साथ हक करके सुऊंगी। अब कोई भी ना आए मेरे पास किस करने या हक करने। वो ऊंची आवाज़ में इसे बावर करवाए बोली। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, माँ इसे अपने पीछे से बराक की आवाज़ सुनाई दी तो वो मुस्कराए बिना न रह सकी। पलटी तो वो दोनों बाजों फैलाए इसी का मुंतज़िर था। चाहत ने तेज़ी से आगे बढ़कर इसे बाहों में बहर लिया। आई लव यू मेरी जान। इसने बराक के गाल पे प्यार किया। लेकिन आप मम्मा को तंग करते हो ना, बिल्कुल बात नहीं मानते, अब कुछ भी तोड़ना नहीं ठीक है। वो बराक को समझा रही थी। इसने अपनी माँ की नाराज़गी के ख्याल से झट इस बात में सर हिलाया। सवाल ये नहीं कि तारों में रोशनी क्यों है, सवाल ये है कि तारीक ज़िंदगी क्यों है। सवाल ये नहीं कि क्यों दुख के सिलसिले हैं। दराज सवाल ये है कि इतनी सी खुशी क्यों है। सवाल ये नहीं, दरपेश मसले हैं। बहुत सवाल ये है कि मुझे इनकी आगी क्यों है। सवाल ये नहीं कि किसको पुकारता हूँ मैं, सवाल ये है कि आवाज़ गूंजती क्यों है। शब व रोज़ किस गुज़र रहे थे, इसे कुछ होश नहीं था। कब दिन चढ़ा कब रात ढली, वक्त जैसे इसके लिए बेमानी सा हो गया था। हिसियात जैसे मुंजमद सी होकर रह गई थी। एक अजब कैफियत तारी थी, अजब आलमी इत्तराब था जिसने इसके पूरे वजूद को अपने हिसार में लिया हुआ था। कमरे की एक एक शय को चुहोकर वो महसूस कर रहा था कि इन चीज़ों पे आज भी इसका एहसास मौजूद था। जाने कितने अरसे से वो ठीक से सव्या भी न था। इसकी ज़िंदगी की तरह नींद भी इससे रूठ चुकी थी। इस दुश्मन जान के बारे में पहरों सोचता रहता। कितनी बार वो इसी जगह पे जा चुका था जहां आखिरी बार इसने उसे खोया था। इससे एक बार मिलने की ख्वाहिश बाकी ख्वाहिशों की तरह दिल में दबकर रह गई आंखों में वीरानियों की वहशत टपक रही थी। उसने अपने मोबाइल को देखा। वो अब भी इसकी मखरूती उंगलियों का लम्स अपने बेजान फ़ोन पे महसूस कर रहा था। कितनी बार चूहा होगा, इसकी पौरों ने इसे कितनी बार इसकी पुरहिद्दत उंगलियों की गिरफ्त इस पर रही होगी।
मुझसे ज़्यादा तो ये इसकी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। मुझे तो खुद पे बहुत इख्तियार था, मगर न जाने कैसे इसकी मोहब्बत जैतून की जड़ें बनकर मुझ में पेवस्त हो गई। हुना मोहब्बत पे बहला किसका इख्तियार हुआ है। दूर खड़ी मोहब्बत इस पे मुस्कुराई। उसने कबर्ड के साथ ही पुष्ट लगाकर गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। कितना दर्द था। दिल में किस कदर करब में मुब्तला था। वो किससे कहता, किससे बांटता। वो तो सरदार था इलाके का, इसे सबके सामने मजबूत रहना था। इसके साथ एक नहीं हज़ारों जिंदगियां जुड़ चुकी थीं जो इसे इसके बारे में सोचने का मौका फराहम नहीं कर रही थीं। लेकिन तन्हाई में वो टूट जाता, फिर खुदी को संभाल कर मजबूत बने बाहर निकल जाता। उसने कभी किसी पे जाहिर नहीं होने दिया कि वो अंदर से किस कदर टूट फूट का शिकार है। अचानक ही पूरा कमरा जैसे खुशबुओं से भर गया था। इसे सामने देखकर इसकी धड़कनों का इर्तियाश बढ़ने लगा। यारम तजब्जुब का शिकार था। ख्वा वो ख्वाब है या हकीकत। इसकी सुरमई आंखों में यकलख तहय्युर सिमट आया। वो निगाहें झुकाए खड़ी थी, फिर रुख मोड़ गई। तुम कहाँ मिलोगी मुझे। वो इसके शाने पे हाथ रखकर इसे पलटने वाला ही था कि इसकी शबीहा देखते ही देखते आंखों से अवझल हो गई। एक बार वो नए सिरे से टूटा, मेरी सांसें चल रही हैं। इसका मतलब तुम भी हो, बस दौर हो मेरी पहुंच से। उसने सिगरेट सुलगा कर इसका गहरा कश लेते हुए हवा में उछाल दिया। बरसों हो गए हैं हमें जुदा हुए, अब तो तुम मेरे साथ नहीं हो। फिर भी ऐसा क्यों लगता है, जब भी धुआं उछालता हूँ तो इसमें तुम्हारा चेहरा बन जाता है। उसने करबज़दा आवाज़ में खुद कलामी की आंखें बंद किए। गहरा सांस लेते हुए वो राइडिंग के लिए तैयार होने चला गया था। उसने गायों के उमूर संभालने के साथ साथ अपने गायों में ऐली नस्ल के घोड़े मंगवाए थे। घोड़ों की खरीद और फरोख्त के लिए पाकिस्तान बहर से लोग यहाँ आने लगे थे। पिछले साल तो यहाँ घोड़ों की दौड़ का मुकाबला भी किया गया था। वो तैयार हुए बाहर निकल आया और अस्तबल की तरफ बढ़ा। इसे देखते ही वहाँ के मुलाजिम ने इसका सफ़ेद बालों वाला ऐली नस्ल का घोड़ा निकाल दिया। सरदार, वो बलीक राइडिंग सूट में मलबूस अपनी सुरमई आंखों पे सियाह गागल्स लगाते छलांग लगाकर इस पर बैठा ही था कि इसके नए मुलाजिम ने इसके करीब कर इसे मुखातब किया। यारम बलूच ने गर्दन तिरछी किए इसे देखा। जैसे बोलने की इजाज़त दी हो बोलता, तो वो पहले भी नाप तौल कर ही था। अब तो वो यूनानी देवता अपनी मगरूर तबीयत के साथ मज़िद सिहर अंगेज़ लगने लगा था। सरदार, वो मैंने मुंशी साहिब को गुल खां के पास जाते देखा है। उसने डरते डरते बताया। वाट, ये क्या कह रहे हो तुम। वो तो गायों में नहीं थे, वो तो मुझसे चुहट्टी लेकर किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। 1 हफ्ते से वो वहाँ कैसे जा सकते हैं। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। वारिस, इसकी बात सुनकर यारम बलूच को हैरत का झटका लगा। घोड़े की लगाम थामे हाथ भी ठिठक कर रुक गए थे। सरदार, वारिस को कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने भी सुबह तड़के वेले अपनी इन गुनाहगार आँखों से देखा था। मुंशी साहिब को इसी गोठ में इसके दूसरे बंदे ने भी तस्दीक की। दोनों की बात सुनकर इसका माथा भी ठनका। इसकी पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा। कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मुझे अब खुद इस बात की तह तक पहुंचना होगा। उसने दिल में सोचा। तुम लोग खामोश रहना कि मुझे इनके यहाँ होने का पता चल चुका है। अगर वो वाकई ही यहाँ है तो इससे उलझना मत समझ गए हो न मेरी बात। जी सरदार, जैसे आपका हुक्म, इन दोनों ने मुअद्दब लहजे में कहा। उसने सबको हिदायत तो कर दी, लेकिन खुद वो बहुत गहरी सोच में था। मुंशी साहिब यहाँ कैसे हो सकते हैं। इसका शुमार बाबा साईं के ख़ास आदमियों में से होता था। वो बाबा साईं का बहुत पुराना और मुखलिस शख्स है। वो गुल खां से मिलने क्यों गया होगा, जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि गुल खां हमारा खैर ख्वाह नहीं। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। सरदार, हम इस पर नज़र रखते हैं। वारिस धीरे से बोला। हूँ हाँ, अच्छा जायो तुम लोग, लेकिन अगर अब वो कहीं नज़र आए तो मुझे बताना। इनकी गाड़ी सफ़र तय करते हुए बस अपनी मंजिल मकसूद की तरफ गामजन थी। इससे पहले कि वो अपने गायों की हुदूद में दाखिल होते, इनकी गाड़ी में रोड पे थी। वहाँ से 2 रास्ते अलग अलग समतों में मुड़ जाते थे। एक रास्ता दिलावर बलूच के गायों की तरफ जाता था तो दूसरा फलक बलूच के गायों की तरफ। तभी दूसरी तरफ से एक तेज़ रफ्तार जीप अचानक निकल आई और अपने गायों के रास्ते की तरफ मुड़ती हुई आतिश बलूच की गाड़ी से इस जीप की ज़ोरदार टक्कर हुई। दोनों ने बरवक्त ब्रेक्स लगाए। गाड़ियों के टायर्स की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ दूर दूर तक फैली। आतिश बलूच की न्यू होंडा सिविक का फ्रंट डैमेज हो गया था।
वो आलमी तेज से इस मुकाबिल अंधे ड्राइवर को सख्त सुस्त सुनाने के लिए बाहर निकला और धाड़ से डोर बंद किया तो सस्सी, जो इसके साथ फ्रंट सेट पे बैठी थी, हिल कर रह गई। देख कर नहीं चला सकते तुम? आंखें कहाँ हैं तुम्हारी? एक तो वो पहले ही टेंशन में था, दूसरा इस शख्स की जीप से होने वाले टकराव ने इसका और भी ज़्यादा मूड ख़राब कर दिया। इसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर शमशीर बलूच जीप से बाहर निकला। आंखें तो तुम्हारे पास भी हैं, शहरी बाबू, तुम देख कर चला लेते। वो भी बगैर डरे दो बदू अकड़ कर बोला, प्लीज़ शमशीर भाई साहब, आप ही चुप हो जाएं, वरना बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। अमीना ने जीप से निकलकर शमशीर को चुप करवाना चाहा। ज़बान बंद रखो अपनी। और किसने कहा तुम्हें गाड़ी से बाहर निकलने को? तुम्हें कितनी दफ़ा कहा मेरे काम के बीच में अपनी टांग मत अड़ाया करो, लेकिन तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ ही नहीं आती। वो इसे खूंखार नज़रों से घूरते हुए बोला। अमीना इसके गुस्से से खाइफ होते हुए वापस जीप में बैठ गई। सस्सी, जो देख रही थी कि कौन था जिसने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी, जैसे ही उसने बाहर देखा, इसकी आंखों की पुतलियां हैरत से साकिन रह गईं। जिस्म इस शख्स के खौफ से थर थर कांपने लगा। इसी दरिंदे को सामने देखकर इसका दिल बंद होने की कगार पे था। चंद लम्हों में इसका पूरा बदन पसीने से शराबूर हो गया। नज़रों के साथ साथ लगता दिमाग भी काम नहीं करता तुम्हारा। आतिश बलूच एक लड़की के साथ इसका बुरा बर्ताव देखकर तिलमिलाते हुए बोला, क्या सारे मूड का सत्यानाश मार दिया? चल हट सामने से, मेरे मुना न लग नहीं तो। शमशीर बलूच रौनत आमेज अंदाज में बोला, तुम आए हो मेरे सामने में नहीं। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं तुम जैसे बद लिहाज के मुना लगने का। वो इसके ऐन मुकाबिल आकर नड्डर लहजे में बोला, गो टू हेल नॉनसेंस। वो इसको नफरत भरी नज़रों से देखता वापस गाड़ी की तरफ आया। शमशीर बलूच भी सर झटक कर ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। इसकी नज़र अभी तक सस्सी पे नहीं पड़ी थी। वो जीप में बैठते अमीना को एक बार फिर बुरी तरह डांटने लगा। जैसे ही आतिश बलूच अंदर बैठा और इसकी नज़र बुरी तरह कपकपाती हुई सस्सी पे पड़ी, उसने हैरांगी से आंखें सिकीड़ कर इसे देखा। जैसे ही आतिश बलूच ने इसके शाने पे हाथ रखना चाहा, वो झूलती हुई इसके बाजू पे गिरी और होश व हवास से बेगाना हो गई। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।